हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस और सिविल स्टेप आईएएस की डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज़ में भी आपका स्वागत है। तो आज के जो सीरीज़ हमारी रहने वाली है वो आज के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे उनके एमसीक्यूज़ के बेस पे रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 जुलाई 2026 के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स के एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कुछ इस प्रकार से है। With the Grand Jagannath Yatra 2026, I'm sorry. With the Grand Jagannath Yatra of 2026 commencing today in Puri, consider the following statement regarding the festival. The annual procession travels from the Jagannath temple to the Gundicha temple, which is traditionally regarded as home of the deity's maternal aunt. ठीक है, जो ये यात्रा होती है ये जगन्नाथ मंदिर से शुरू होके गुंडीचा मंदिर में जाती है, जो कि जैसे कि इससे ट्रेडिशनली उसका जो आंट है, ठीक है ना, मैटरनल आंट है, वो इन्हें समझा जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरा द नब जाओ बना Darshan marks the first public appearance of the deities immediately following their period of ritual succession, that is Anavasara. And third, the chariots of three sibling deities, they are uniformly identical in structure and they are collectively known as the Nandi Ghosha. ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो है आपको ये बेसिकली एक आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड वन, दैट इज नब दाव बना दर्शन मार्क्स द फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस ऑफ द डीटीज इमीडिएटली फॉलोइंग देयर पीरियड ऑफ रिचुअल्स सेक्लूजन। एंड तीसरा जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तीन सिबलिंग्स की जो डीटीज है वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती हैं, ठीक है, जिन्हें नंदी घोष कहा जाता है। तो दो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। थर्ड स्टेटमेंट हेयर इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो तीसरी इनकरेक्ट है बिकॉज द थ्री चैरिट्स दे आर डिस्टिंक्ट इन साइज, कलर, नेम। लॉर्ड जगन्नाथ की जो नंदी घोष है, लॉर्ड बालभद्रा की जो है ताल ध्वजा है, और देवी सुभद्रा की जो है वो दर्प दलन है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के आपके पास चैरियट्स मिलेंगे। नंदी घोष जो है वो लॉर्ड जगन्नाथ के चैरियट को कहा जाता है। इसके ऊपर PYQ भी आ रखा है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बात करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन विच बिगिंस ऑपरेशंस ऑन द जिंद सोनीपत सेक्शन। हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन के ऊपर प्रश्न है। इट इज एन इंडिजिनियस पायलट लोकोमोटिव दैट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिसिटी ऑन बोर्ड यूजिंग द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है जी, इंडिजियस पायलट लोकोमोटिव है जो कि अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करती है ट्रेन के ऊपर ही यूजिंग द टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकेंडली द डिजाइन, इंटीग्रेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोजेक्ट दे वर फॉर्मुलेटेड बाय द RDSO, दैट इज योर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है इसको हमने RDSO के द्वारा जो है बनाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरी, पहली भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पायलट लोकोमोटिव है, ठीक है, जो कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। तीसरी स्टेटमेंट वो है, वो कहते हैं विद दिस लॉन्च इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली टू सक्सेसफुली ऑपरेट अ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। वी नो दैट दिस इज नॉट करेक्ट, देयर हैज बीन इंस्टेंसेस ऑफ अदर कंट्रीज जिन्होंने हमसे पहले जो है ये कर दिया है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। इंडिया इज ज्वाइनिंग अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ अर्ली अडॉप्टर्स दैट इज जर्मनी। सबसे पहले जो है उन्होंने पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है लॉन्च की थी, ठीक है, जिसका नाम है कोराडिया आइलैंड। एंड इससे काफ़ी साल पहले जो है ये ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद चाइना, जापान, उन्हीं देशों ने भी जो है ये शुरू किया था। ठीक है, अगला, लेट मैकेनिज्म X बी द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, जो कि यूरोपियन यूनियन जो है लगाता है किसके ऊपर, अपने अंदर, ठीक है, जो उन यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने वाली जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर जो है CBAM लगाया जाता है। एंड एग्रीमेंट Y जो है वो इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट है, सेटा है, जो कि कल इंप्लीमेंट हमारा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैकेनिज्म X जो कि एक इंपोर्ट प्राइसिंग पॉलिसी है, डेजिग्नेटेड टू इक्वलाइज द प्राइस ऑफ कार्बन एमिशंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स इन एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि भाई ये क्या है, इंपोर्ट्स और एमिशन से रिलेटेड जो है ये मैकेनिज्म है CBAM।
दूसरा, bilateral negotiations surrounding agreement Y involved discussions on carbon taxation to ensure that emerging climate related trade measures like mechanism X they do not nullify agreed tariff concessions. And third, under World Trade Organization WTO norms, environmental borders mechanism like the mechanism X that they are strictly prohibited from being applied to basic industrial metals such as steel and aluminium. ठीक है, तो यहाँ पे भी पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, इंपोर्ट प्राइसिंग पॉलिसी है सीबैम. ठीक है, बॉर्डर पे लगाया जाता है ऐसे प्रोजेक्ट्स पे जहाँ पे आपको जो है ये लगे कि किसी देश से आया हुआ जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव है. दूसरा जो है अग्रीमेंट वाई, ये भी बिल्कुल सही है. दोनों देशों ने जो है नेगोशिएट किया था जहाँ पे सीबैम को भी उसके अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि डुप्लीकेशन ना हो. एंड तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाती है. ठीक है, वो कोई प्रोहिबिशन जो है वो नहीं लगाती है जहाँ पे जो है बेसिक आपके स्टील और एल्यूमिनियम इनके ऊपर जो है टैक्स लगते ही लगते हैं, कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स. ठीक है ना. ठीक है, चलिए अगला. नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग अ प्रपोज्ड बिहार स्टेट legislation reported today aiming to restructure the university governance, consider the following statement. ठीक है, यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के ऊपर आपका प्रश्न पूछा गया. हिस्टोरिकली द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फंक्शंस एज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ ऑल स्टेट रन यूनिवर्सिटीज विल्डिंग पावर्स टू अपॉइंट द वाइस चांसलर्स. ठीक है, हमें पता है ये सबके लिए है. गवर्नर जो है वो चांसलर का काम करते हैं. ठीक है, एंड वाइस चांसलर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, जो एक्चुअल में एडमिनिस्टर करते हैं यूनिवर्सिटी को. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दूसरा, एजुकेशन इज प्लेस्ड एंटायरली अंडर द स्टेट लिस्ट. नो, वी नो इट. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एजुकेशन जो था उसको कहाँ डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया. तो यहीं पे ये स्टेटमेंट जो है वो गलत आती है. तीसरा, द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन मैंडेट्स दैट अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस दे विल बाईपास द गवर्नर्स ऑफिस एंड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो अभी वाली जो लेजिस्लेशन है वो क्या बोलती है कि भाई जो भी यूजी कॉलेजेस हैं वो सीधा डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, वो गवर्नर को बाईपास कर देंगे. ये बिल्कुल सही. इसी के ऊपर जो है विवाद भी चल रहा है अभी कि यहाँ पे क्या है, सेंटर की पावर्स को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है. अब इसके खिलाफ अगर कोई सेंटर जो है वो किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसीजन देता है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली दैट विल बी इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फिर अभी हमें देखना पड़ेगा क्या ऑर्डर जो है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर देते हैं. ठीक है, तो दैट इज सही. 1 and 3 दे आर करेक्ट स्टेटमेंट. तो दो ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, तीसरी गलत है. चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राफ्ट कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 2027 नॉर्म दैट इज कॉल्ड एज द कैफे 3 नॉर्म्स. ठीक है, द नॉर्म्स दे हैव बीन ड्राफ्टेड एंड सर्कुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन कोऑर्डिनेशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, कैफे नॉर्म्स जो है वो किस चीज़ के लगाए जाते हैं कि भाई कितना किलोमीटर 1 लीटर में कोई गाड़ी चल सकती है, उसकी जो है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो उसके बाद वो कितना एमिट करती है. ठीक है ना, सिटीज़ में कितना करती है, रूरल एरियाज में कितना करती है. हालांकि वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं की गई हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो कैफे नॉर्म्स जो है चलाए जाते हैं. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मिनिस्ट्री ऑफ पावर और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है चलाता है. दूसरा, दे आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू अप्लाई M1 कैटेगरी ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड और इंपोर्टेड इनटू इंडिया. बिल्कुल सही है. और तीसरा, कैफे स्टैंडर्ड्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 relying instead on voluntary corporate compliance. This is wrong. ठीक है, ये डिपेंडेंट है ECA एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर, वहीं से ये स्टेम करते हैं. तो 1 and 2 जो है यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स है. तीसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है. ठीक है, बिकॉज द कैफे नॉर्म्स दे आर द स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द ECA 2001. यहीं से जो है ये बढ़ते हैं आते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Consider the following statement regarding the Union government's trade policy notifications. India has officially prohibited the import of goods produced using forced labor, aligning domestic trade compliance with International Labour Organization ethical standards. ठीक है ना. तो USA ने जो है वो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाई कुछ दिन पहले ट्रंप की सरकार ने कि इंडिया जो है वो फोर्स्ड लेबर करवाता है अपने देश के अंदर, है ना. और उन्होंने अपना जो उनके देश में भी ये प्रोहिबिटेड है कि फोर्स लेबर से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है या चाइल्ड लेबर से कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है वो नहीं लेंगे और सैंक्शंस उसके ऊपर अलग से लगाएंगे. ठीक है, परंतु इंडिया ने क्या किया, खुद भी जो इंपोर्ट है ऐसी जगहों से उन्होंने क्या बांग्लादेश को जो है बेसिकली इन्होंने
क्रिटिसाइज किया है कि आपके देश में जो है फोर्स लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने खुद स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बना दिए जो कि ILO के एथिकल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं, ठीक है। दूसरा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर दे आर एंश्राइंड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 23। ये बिल्कुल सही है। 23 में जो है वो दे रखा है फोर्स लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी, ये सारी चीजें। थर्ड, द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1992 स्ट्रिप्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर्स टू इम्पोज इंपोर्ट बैन्स ऑन लेबर रिलेटेड एथिकल ग्राउंड्स, ठीक है। कि भाई ये जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एक्ट है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से मना कर देता है कि भाई वो कोई भी ऐसा नहीं लगा सकते। तो मतलब बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये बड़ी स्टेटमेंट जो है वो गलत जाती है, ठीक है। दो ही स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही होती है, पहली और दूसरी। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। Section 3 and 5 of the FTDR Act 1992, they grant central government the power, they do not curtail them, they do not take them away. Next question, a new CAG report tabled found that Chhattisgarh District Mineral Foundation DMF funds they have strayed from their cure purpose, that is जो भी उनका पर्पस था, कोर पर्पस था, उससे वो स्ट्रे कर गए हैं, किसी और जगह पे उनको लगाया गया है। ये जो है कैग की रिपोर्ट में आया है। विद रेफरेंस टू DMF, दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। DMF के ऊपर प्रश्न है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस दे आर स्टैट्यूटरी ट्रस्ट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, ठीक है ना। आई एम श्योर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है वो हमारे न्यूज़पेपर्स एंड ऑल हैं वहाँ पे ही कवर होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो कई बार हम वी डोंट टेंड टू लुक टू मच इनटू देम। तो DMF जो है वो क्या है, दे आर स्टैट्यूटरी ट्रस्ट विच वर एस्टैब्लिश्ड अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, फंड्स डिपॉजिटेड इनटू द DMF दे फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड दे मस्ट बी अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। DMF जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दे नॉट पार्ट ऑफ द अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। थर्ड, द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इट इज द सेंट्रल फ्रेमवर्क स्कीम इम्प्लीमेंटेड यूटिलाइजिंग द फंड्स कलेक्टेड बाय दीज डिस्ट्रिक्ट्स। ये सही है स्टेटमेंट, दैट इज ओनली 1 and 3 हियर आर करेक्ट, बाकी जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड बोलता है DMFs they operate as independent non-lapsable trust funds, they are not part of the consolidated fund of the state, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है ना। तो अगला, let scheme X be the foreign currency non-resident FCNR deposit scheme and Y be India's foreign exchange reserves, ठीक है ना। तो पहले दिया हुआ है आपको FCNR और दूसरा दिया हुआ है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। चलिए, तो अभी पहला स्टेटमेंट बोलता है deposits under scheme X they can be maintained by non-resident Indians strictly in Indian rupees. दूसरा, sustained inflows into scheme X represents a non-debt creating capital receipts that directly creates indicator Y without adding to the country's external liabilities. Third, RBI periodically adjusts interest rate caps and cash reserve ratio exemptions on scheme X to manage currency volatility and to stabilize the indicator Y, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनको स्ट्रिक्टली इंडियन रुपीज़ में जो है उसको रखना है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट हाउएवर जो है वो सही है। तो आंसर जो है दैट इज ओनली 3। अब यहाँ पे क्या कहता है ये, RBI जो है इट एक्टिवली यूटिलाइजेज FCNR regulations as a policy lever to attract foreign currency inflows during the period of exchange rate pressures. Statement 1 however is incorrect because FCNR it accounts are they are term deposits maintained strictly in permitted foreign currencies such as US dollar, GBP, ठीक है, यूरो, जापानीज येन, ये वो सब सारी, ठीक है। Second is also incorrect because FCNR flows they boost foreign reserves, they are repayable bank deposits with interest making them debt creating external liabilities not non debt capital receipts, ठीक है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको बाहर रह रहे लोगों के द्वारा हमारे बैंकों में जमा करवाया जा सकता है एज दे डिपॉजिट देयर ओन करेंसी। तो इससे क्या होगा, उनकी कैपिटल क्रिएट नहीं होगी बल्कि उनके लिए लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है। Next, with reference to the ancient Indian medical traditions and the सुश्रुत संहिता, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज के PIB के ऊपर सुश्रुत के बारे में जो है आर्टिकल आ रखा था। सुश्रुत संहिता
It is Acharya Sushruta is historically recognized for pioneering complex surgical techniques including rhinoplasty, ठीक है, cataract extraction and the management of fractures. Rhinoplasty means जो nasal nose की जो है आप सर्जरी करवाते हो, ठीक है, तो उनके लिए जो है इनको जाना जाता है, बिल्कुल सही है. दूसरा, सुश्रुत संहिता जो है इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाउंडेशनल बुक्स लाइक स्थानाज with the Sushruta Sthan detailing basic medical principles and surgical instruments. बिल्कुल सही है, इसमें जो है इन सभी चीज़ों के बारे में भी बताया गया है, बेसिक स्थानों के बारे में भी बताया गया है और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताया गया है. तीसरा, इंटरनेशनल सिंपोजियम सुश्रुतम 2026 conclave to advance standardized Ayurvedic surgical documentation. It was hosted by National Institute of Mental Health and Neurosciences. This is a wrong statement. तो ओनली दो स्टेटमेंट यहाँ सही है. It was not the NIMHANS but all India Institute of Ayurveda, AIIA ने जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था, ना कि NIMHANS ने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Consider following statement regarding judicial review and archaeological surveys at disputed historical monuments like the भोजशाला कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो ये भोजशाला कॉम्प्लेक्स जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपको. भोजशाला कॉम्प्लेक्स इन धर मध्य प्रदेश, इट इज एन 11th century monument protected by the ASI Archaeological Survey of India. भोजशाला. दूसरा, अंडर सेक्शन 4(3) of the Places of Worship Special Provisions Act 1991, ancient monuments and archaeological sites, they are protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of 1958, exempted from 1947's religious status freeze. And in its latest observation, the Supreme Court ruled that the High Courts possess absolute unwaverable jurisdiction to order structural excavations at ASI protected monuments without central oversight. ठीक है ना. क्वेश्चन के नेचर को देख के ही हमें पता चल गया है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो गलत है बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली जो जजमेंट आई है उसमें कहा कि भाई सेंट्रल का सुपरविजन जरूरी है, ASI से पूछना जरूरी है, ऐसे ही जो है नहीं करवाया जा सकता है. पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है, भोजशाला जो है वो धर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, 11th century मॉन्यूमेंट है जो कि ASI के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है. दूसरा, सेक्शन 4(3) ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, ये बोलता है कि भाई आप किसी भी प्रकार के, जैसे पहले होता था ना हुमायूं है ना, अकबर, या फिर जो आपका शेर शाह सूरी है, या फिर कोई भी जो बाहर से आ रहे गजनवी है, वो क्या करते थे, इंडिया में आते थे और यहाँ पे आके भारत के मंदिरों को तोड़ देते थे. बदले में इंडिया में हिंदूज ने क्या करना शुरू किया, मस्जिद को डिमोलिश करना शुरू किया. तो ये बोलते हैं कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स को जो है आप किसी भी प्रकार से हार्म नहीं करोगे, है ना, अगर वो ओरिजिनली लॉफुली तरीके से जो है सिर्फ उनको डिमोलिश किया जा सकता है. हावेवर यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई स्पेशल प्रोविजन 1991 मॉन्यूमेंट्स के लिए और आर्कियोलॉजिकल साइट प्रोटेक्ट्स अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ठीक है, रिमेन्स एक्ट, इनके थ्रू जो है इनको एग्जेम्प्ट किया गया है बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप से, क्योंकि ये जो है खुदाई करते हैं वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ इनको निकालना ही होता है. तो ये जो है सही है. तो 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. ठीक है, तो the Bhojshala complex, it is an ASI protected monument and the Place of Worship Act of 1991 explicitly exempts AMASR protected monuments from its purview under section 4(3)(a. Third is incorrect because ये जो है बोलते हैं कि भाई examine and restrict the legal scope of High Court powers regarding the ASI surveys. ठीक है, तो इनको यहाँ पे रोक दिया गया था, सर्शोरेरी जो है वो लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरह. अगला, with the union government announcing a new national investment policy NIP to boost urea production, consider the following statements. ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है यूरिया के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए जो चलाई गई है, उसके ऊपर प्रश्न पूछा गया है. यूरिया रिमेन्स द ओनली मेजर एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर इन इंडिया whose maximum retail price MRP is statutorily controlled by the central government. ठीक है ना, it remains the only major agriculture fertilizer. दूसरा, introduction of 10% neem coated urea, it was primarily aimed at slowing down the release of nitrogen into the soil and preventing its diversion for industrial use. And third, urea is subsidized under the nutrient based subsidy regime where subsidy rates fluctuate dynamically based on global nitrogen prices. Here only two statements are correct. First statement is correct. ये जो है अकेला एक मेजर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर बच गया है जिसके ऊपर जो है
एमआरपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोटली कंट्रोल है, मार्केट के द्वारा नहीं है। दूसरा, 100% नीम कोटेड यूरिया जो है वो प्रोवाइड किया गया था ताकि जो उसका नाइट्रोजन है उसका रिलीज मिट्टी में उसको जो है स्लो डाउन किया जा सके, ताकि उसको इंडस्ट्रियल लेवल के लिए यूज़ किया जाए। एंड थर्ड, यूरिया जो है वो सब्सिडाइज है, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो है इसको प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे सब्सिडी जो है वो डायनेमिकली फ्लक्चुएट करती हैं ग्लोबल नाइट्रोजन प्राइसेस के हिसाब से। नो, इनको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है इनके प्राइसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये चेंजेस जो है इसके अंदर बहुत कम आते हैं। तो हेयर ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल्स द एमआरपी यूरिया डायरेक्टली एंड मैंडेटेड नीम कोटिंग टू स्टॉप द illicit industrial diversion. Third is incorrect because urea is explicitly kept out of the nutrient-based subsidy scheme and it applies to phosphatic and potassic fertilizer. It is managed under the separate target subsidy mechanism where the MRP remains fixed and the government absorbs the varying cost of production and import. ठीक है, चलिए अगला, let protocol X be the Supreme Court mandated verification process of the EVMs post election. Consider the following statement. Under Protocol X, candidates who secure the second to third position in the declared election result possess the right to seek technical verification of the machine's microcontrollers. ठीक है ना, अगर ईवीएम के ऊपर कोई भी गड़बड़ घोटाले का कोई भी प्रश्न होता है, उसमें जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो आए हुए कैंडिडेट्स है वो उसकी जांच करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। Second, Election Commission mandates that the financial cost for initiating this verification process, it must be borne entirely by the applicant candidate, which is fully refundable and tampering is proven. ठीक है, if the tampering is proven. ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बोलता है कि ECI जो है ये बोलता है कि फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ दिस वेरिफिकेशन इज विल बी borne by the ECI itself, अगर कहीं से भी टेम्परिंग जो है वो प्रूव कर दी जाती है। तीसरा, वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल इनकॉर्पोरेट्स अ मॉक पोल permitting candidates to cast a stipulated number of votes to mathematically cross verify the electronic tally against printed वीवीपैट स्लिप्स। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी इसमें जो है मॉक पोल करवाया जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक की जाती है कि कितने वोट एक्चुअल किस व्यक्ति को पड़े और उसके साथ साथ जो वीवीपैट है क्या वो सही चीज़ें दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स यार वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चल तो आज के लिए हमारा जो सेशन है वो होता है यहीं पे ख़त्म। तो मैं आपको मिलूंगा कल विद द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक के लिए टेक केयर।